नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का मुकाबला लगातार रोचक होता जा रहा है। आज भी कई प्रत्याशियों ने अपने चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया है। चुनाव कार्यालय से ये प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार की आगे ही कार्रवाई करेंगे। हालांकि दिल्ली के अंदर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कई और राजनीतिक दल भी चुनाव में ताल ठोके हुए हैं। ऐसे में दिल्ली के गेटर कैलाश विधानसभा में आज सांसद बांसुरी सौराज ने गेटर कैलाश विधानसभा से प्रत्याशी शिखा राय के कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। आपको बता दें कि गेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो कि दिल्ली सरकार में एक कैबिनेट मंत्री भी है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस विधानसभा से गर्वित संघवी पर अपना दांव खेला है। देखना बहुत अहम रहेगा। दिल्ली के अलग अलग विधानसभा चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन होना शुरू हो चुका है। दिल्ली के संगम विहार विधानसभा में भी आज बीजेपी के प्रत्याशी चंदन चौधरी ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, जहाँ पर सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी ने जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार बीजेपी दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है। हालांकि दिल्ली के अंदर पूर्वांचल और झुग्गी झोपड़ी के वोट को लेकर के लगातार रस्साकशी जारी है। सभी राजनीतिक दल कोशिश में लगे हुए हैं कि झुग्गी झोपड़ी और पूर्वांचल का वोट उनके हत्थे लगे, लेकिन देखना बहुत अहम रहेगा कि क्या इस बार दिल्ली के अंदर पूर्वांचल और झुग्गी झोपड़ी का वोट बीजेपी, आम आदमी या कांग्रेस के साथ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और आज दिल्ली में बड़ी घोषणा की गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एक और बड़ी घोषणा की गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद महिलाओं की तर्ज पर छात्रों को भी फ्री बस मुहैया कराई जाएगी। हालांकि इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग कर चुके हैं कि दिल्ली में छात्रों को मेट्रो में 50% की छूट मिलनी चाहिए। दिल्ली में लगातार फ्री की जो रेवड़ी बांटने का काम है वो जारी है। देखना होगा कि दिल्ली की जनता किसकी फ्री बीस पर अपना भरोसा जताती है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को दिए गए बातचीत के न्योते के बाद अब दिल्ली कूच का प्रोग्राम किसानों ने टाल दिया है। इससे पहले किसानों ने कहा था कि वो हर हालत में दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन अब ये प्रोग्राम सरवण सिंह पंधेर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आखिरकार किसानों ने पोस्टपोन कर दिया है। आज शंभू बॉर्डर पर सरवण सिंह पंधेर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो बातचीत का न्योता दिया है वो बहुत ज़्यादा उनमें गैप है, बहुत ज़्यादा दिन पड़े हैं और केंद्र सरकार को चाहिए कि वो 14 तारीख से पहले हर हालत में किसानों से बातचीत करे। सरवण सिंह पंधेर ने ये भी कहा कि ये बातचीत चंडीगढ़ में नहीं बल्कि दिल्ली में होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे दिल्ली सरकार यानी केंद्र सरकार से संबंधित है। इसलिए ये बातचीत जो है वो दिल्ली के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन पहले जब केंद्र सरकार के नुमाइंदे खनौरी मोर्चे पर पहुंचे थे तो करीब 3.5 घंटे की मुलाकात के बाद ये फाइनल हुआ था कि केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच 14 फरवरी को एक बैठक होगी और ये बैठक चंडीगढ़ के अंदर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के अंदर की जाएगी। लेकिन इस बात को लेकर सरवण सिंह पंधेर नजर आए, क्योंकि उनका कहना था कि इस बातचीत के दौरान कई किसान नेताओं को नहीं बुलाया गया, इनमें फूट डालने का प्रयास किया गया, क्योंकि लंबे समय से एक संघर्ष चल रहा है जिसमें कहीं ना कहीं फूट डालने का प्रयास किया गया है। लेकिन किसानों ने यह भी अब तय किया है कि सभी सांसदों को पत्र लिखे जाएंगे ताकि वो सांसद प्रधानमंत्री से आग्रह करें और किसानों से बातचीत का रास्ता खुल जाए। इसी बीच जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिनका अमरनाथ आज 56 दिन हो चुके हैं, उन्होंने अब मेडिकल सुविधा लेनी शुरू कर दी है। डॉक्टरों ने कल से उनको ग्लूकोज देना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि किसानों के इस मांग के बाद क्या केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत की कोई तारीख बदली जाती है या फिर 14 तारीख को ही चंडीगढ़ के अंदर समय और उसी स्थान पर बैठक होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एसकेएम ने साफ कर दिया है कि बैठक जहाँ पर भी होगी वो बैठक के अंदर शिरकत करने जरूर जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर फिर से शुरू हो सकता है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, जेके 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। सैफ अली खान पर हमला करने वाला कुश्ती प्लेयर निकला आरोपी, क्यों चुनी करीना की बिल्डिंग, ये बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी रिपोर्टर। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस सैफ अली खान पर हुए हमले
का जो सनसनीखेज जो हमला माना जा रहा है। जैसे आगे जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, इस केस में नए खुलासे होने लगे हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाला मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद अब पुलिस हिरासत में है। इस 30 साल के बांग्लादेशी नागरिक ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले राज उगले हैं। शहजाद ने कबूला है कि वो बांग्लादेश में कुश्ती चैंपियन था और राष्ट्रीय स्तर तक मुकाबले खेल चुका है। उसे अपने शारीरिक दमखम पर इतना भरोसा था कि उसने बिना किसी चोट के सैफ अली खान पर हमला करने की साजिश रच डाली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमलावर ने सैफ अली खान के घर को ही क्यों चुना? क्या वो सिर्फ चोरी करने आया था या उसके इरादे कुछ और थे? पुलिस जांच में पता चला है कि शहजाद ने पहले शाहरुख खान के घर मन्नत को निशाना बनाने की सोची थी, लेकिन बड़ी सुरक्षा जो है ऊंची दीवारें की वजह से उसने ये प्लान को छोड़ दिया। उससे खासतौर से उसके बाद करीना कपूर की बिल्डिंग की रेकी की और पाया कि वहां घुसना ज्यादा आसान है। 16 जनवरी की रात 1:30 बजे वो पाइप के सहारे 12वीं मंजिल पर चढ़ गया और बाथरूम की खिड़की से सैफ अली खान के फ्लैट में दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही वो चोरी करने का प्रयास किया तो अचानक कुछ गड़बड़ हुई और घबराहट में उसने सैफ अली खान पर हमला कर दिया। हमलावर ने हमला करने के बाद पुलिस को चकमा देने के लिए अपने कपड़े बदल लिए और मुंबई के अलग अलग इलाकों में घूमता रहा। अब सवाल यह है कि क्या ये महज चोरी की वारदात थी या इसके पीछे कोई और साजिश थी? इसका जवाब पुलिस की आगे की जांच में मिल सकता है। फिलहाल आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को 24 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। सैफ अली खान पर हमले की ये पूरी कहानी जितनी हैरान करने वाली है उतने ही कई सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि इतने जो है इस मामले में और कौन कौन से नए खुलासे होते हैं। जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्ट देखते रहिए। कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज मुंबई। महाराष्ट्र में पालक मंत्री पद को लेकर फिर शुरू हुआ नाराजी का खेल। शिवसेना प्रमुख व महाराष्ट्र के डीसीएम एकनाथ शिंदे भी नाराज, शिक्षा मंत्री दादा भुसे के साथ साथ मंत्री भरत गोगावले भी नाराज, वही एनसीपी अजित पवार गुट से मंत्री धनंजय मुंडे भी नाराज। पालक मंत्री बनी आदित्य तटकरे तो गुस्से में है। आखिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र की महायुति में? नमस्कार, मैं हकीम देशमुख हाजिर हूँ महाराष्ट्र से जेके 24/7 न्यूज़ के खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में। महाराष्ट्र में महायुति सरकार में चल रही तनातनी छुपी नहीं है। चुनाव के बाद महायुति में इस तरह का आपसी मनमुटाव लगातार देखने को मिल रहा है। कभी मुख्यमंत्री पद को लेकर, कभी मंत्री पद को लेकर, तो कभी खातों के बंटवारे को लेकर कई दिन तक महायुति में आपसी रंजिश देखने को मिली। महाराष्ट्र सरकार में अंदर खाने में खबर है कि महायुति अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अभी भी पालक मंत्री को लेकर महायुति में बवाल जारी है। शिवसेना से दादा भुसे जो डीसीएम एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं, नासिक चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी जगह का पालक मंत्री नहीं बनाया गया। नासिक के पालक मंत्री के तौर पर बीजेपी के गिरीश महाजन को चुना गया। शिवसेना के भरत गोगावले रायगढ़ से आते हैं, कैबिनेट मंत्री है, पर वह भी पालक मंत्री पद से उन्हें दूर रखा गया और रायगढ़ का पालक मंत्री एनसीपी की आदित्य तटकरे को बनाया गया, जिस पर शिवसेना के नेता नाराज हो गए। मंत्री गुलाबराव पाटिल ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि दोनों के साथ नाइंसाफी हुई है। एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए। दूसरी तरफ एनसीपी अजित पवार गुट के सरपंच हत्याकांड में विवादित मंत्री धनंजय मुंडे को भी पालक मंत्री पद से दूर रखा गया है। शिवसेना की नाराजी को देखते हुए सीएम फडणवीस को नासिक और रायगढ़ के पालक मंत्री के नामों पर तत्काल प्रभाव से स्थगिति लानी पड़ी। नासिक का पालक मंत्री बनना इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि 2027 में नासिक जिले में कुंभ मेला होना है। अब खबर है कि गिरीश महाजन एकनाथ शिंदे से मिलने उनके गांव पहुंच रहे हैं। देखना होगा कि महायुति में चल रही इस नाराजी को दूर करने में देवेंद्र फडणवीस किन हथकंडों को अपनाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शरीफ के साथ मैं हकीम देशमुख, जेके 24/7 न्यूज़ मुंबई।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्माहट तेज है। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा को घेरती हुई दिखाई दे रही है। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से जिस तरीके से एक बुक लॉन्च की गई, इस बुक का नाम था अचीवमेंट ऑफ बीजेपी इन दिल्ली, और उस बुक में 100 से ज़्यादा पेजेस थे, लेकिन जो पेजेस हैं वो पूरे तरीके से खाली थे। संजय सिंह ने तर्क किया और तंज कसा, कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अचीवमेंट वैसे ही है जैसे ये कोरे पन्ने की किताब है। बहरहाल अब इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीति जोरों पर है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर महज कुछ समय ही रह गया है। एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। एक डॉक्यूमेंट्री भी आम आदमी पार्टी के कामों को लेकर, आम आदमी पार्टी के संघर्षों को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से लॉन्च की गई है। उसको आज अगर हम जिक्र करें तो ध्रुव राठी जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके यूट्यूब अकाउंट से अपलोड किया गया है। इस पर भी राजनीति लगातार जारी है। डॉक्यूमेंट्री हो, किताब हो, हर मुद्दे पर दिल्ली का चुनाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। आरोप लग रहे हैं और लगातार जनसभाएं हो रही हैं, क्योंकि शंखनाद दिल्ली विधानसभा चुनाव का हो गया है। महज कुछ समय ही रह गया है। कुछ समय के बाद नतीजे आएंगे और 8 तारीख ये गवाही देगी कि आखिरकार दिल्ली में इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में रहे। क्या चौथी बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कमान संभालेंगे, या भाजपा या कांग्रेस के हाथों दिल्ली की कमान जाएगी। बहरहाल अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारी है। देखना इस बार किसकी बारी है। सोगी बलदेव के साथ किशोर मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और बात करेंगे आज बड़ी खबर की। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अचानक एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, और इस कैबिनेट बैठक अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि आज कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो UCC है उसको लागू करने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। और अब देखिएगा कि माना जा रहा है कि 26 जनवरी तक कहीं ना कहीं जो UCC है उत्तराखंड के अंदर लागू हो जाएगा, और जिसके बाद कई बदलाव उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस दिन से शपथ उन्होंने ली थी उसी दिन से कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर UCC लागू किया जाएगा, और अब वो समय नज़दीक आ चुका है कि जब उत्तराखंड के अंदर UCC लागू हो जाएगा। क्योंकि आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जनवरी के महीने में UCC उत्तराखंड के अंदर लागू हो जाएगा, तो माना जा रहा है कि 26 जनवरी को उत्तराखंड के अंदर UCC लागू कर दिया जाएगा। और आज़ादी के बाद उत्तराखंड एक पहला राज्य होगा कि जहां पर UCC लागू किया जाएगा, और कई बदलाव नियमों में देखने को मिलेंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि अब एक समान नागरिकता का जो कानून है वो उत्तराखंड के अंदर लागू हो जाएगा, और सबको एक समान कानून यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन वही देखिएगा कि कई तरह की भ्रांति कहीं ना कहीं जनता के बीच में है। कोई कहता है कि इस मुस्लिम समुदाय को इससे नुकसान होगा, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि किसी भी समुदाय को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि इससे फायदा होगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड वासियों को ही नहीं बल्कि आने वाले समय में पूरे देश के अंदर UCC लागू हो, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि UCC जब उत्तराखंड के अंदर लागू हो जाएगा तो लाजमी है कि अन्य राज्य भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड से सीख लेते हुए अपने राज्यों में जो है UCC लागू करेंगे। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। राजधानी पटना में इस बार 76वें गणतंत्र दिवस की जोर शोर से तैयारी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में अभी बांस बल्ले का इंतजाम किया गया है, और गैलरी बनाई जा रही है कि 26 जनवरी को जितने भी दर्शक यहाँ पे आएंगे, पटनावासी या बिहारवासी, उनको बैठने के लिए यहाँ पे गैलरी बनाई जा रही है। बताया जाता है कि बहुत ही धूमधाम से पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। बताया जाता है कि 1950 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों के साथ ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया था, और उसी दिन से 1950 के गणतंत्र दिवस के दिन से ही
पूरे देश में गणतंत्र दिवस के दिन अवकाश का दिन छुट्टी दिया गया, जो हर साल उसके बाद से गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। और इस साल 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से यहाँ पे किस प्रकार से गणतंत्र दिवस की तैयारियां के लिए बांस बल्ले लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर मजदूर एवं लेबर काम कर रहे हैं और उस जगह पर वहाँ पर बैठने के लिए एवं यहाँ पे खासकर यहाँ पे राज्यपाल महोदय के द्वारा, बिहार के नवनिर्मित राज्यपाल महोदय के द्वारा ये झंडारोहण का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर बहुत जोर शोर से राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजन की तैयारी में सभी कारीगर एवं मजदूर यहाँ पे लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़ पटना। दो 2025 में होने वाली पहली कैबिनेट बैठक बेहद खास और विशेष होने जा रही है, क्योंकि 22 जनवरी यानी कि मंगलवार को होने वाली प्रयागराज महाकुंभ में इस बैठक का अपना विशेष महत्व है। इस बार महाकुंभ में इस कैबिनेट बैठक के बाद एक नया प्रस्ताव भी जारी होने जा रहा है, जिसमें प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक को एक आध्यात्म जिला घोषित करेंगे, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स भी इंक्लूड की जाएंगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि सभी कैबिनेट के मंत्री कैबिनेट की बैठक के बाद इस स्नान भी करेंगे। साफ तौर पर सभी कैबिनेट के मंत्रियों को विशेष आमंत्रण दिया गया है कि वे सभी प्रयागराज पहुंचेंगे, कैबिनेट की बैठक होगी, बैठक के बाद वो सभी इस महाकुंभ में स्नान करेंगे। महाकुंभ को किस तरीके से दिव्य और अलौकिक बनाया जाए, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेहद सजग हैं और समय समय पर महाकुंभ की मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये 7वां दौरा है जब महाकुंभ में वो कोई मुख्यमंत्री लगातार पहुंच रहा हो। इस बार के महाकुंभ में को विशेष और ख़ास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पूरे देश और दुनिया की नज़र इस पर होगी। साफ तौर पर जब वाराणसी से लेकर के प्रयागराज तक का एक आध्यात्म जिला होगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और विकास के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश का ये आध्यात्म जिला अग्रणी होगा। लेकिन इस बार की बैठक विशेष भी इसलिए है क्योंकि इस बैठक में कई विशेष अहम प्रस्तावों को पास किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। मिल्कीपुर विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहा है वो बहुत ही टफ फाइट होने जा रही है, क्योंकि दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी भी खेल रही है। वहीं दूसरी तरफ मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी भी दलित वोट बैंक पर ही निर्भर है, क्योंकि इस विधानसभा में अत्यधिक जो है वो दलित वर्ग का वोट किया। मिल्कीपुर विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहा है वो बहुत ही टफ फाइट होने जा रही है, क्योंकि दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी भी खेल रही है। वहीं दूसरी तरफ मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी भी दलित वोट बैंक पर ही निर्भर है, क्योंकि इस विधानसभा में अत्यधिक जो है वो दलित वर्ग का वोट बैंक ज़्यादा है। ख़ास तौर पे पासी समाज के वोट बैंक के ऊपर ही इतने वर्षों से अवधेश प्रसाद वहाँ से विधायक चुनते चले आ रहे थे। वो खुद पासी समाज से ही आते हैं। इसी वजह से पासी समाज के होने की वजह से अवधेश प्रसाद का वहाँ पर सबसे ज़्यादा बोलबाला है। इसकी वजह से अजीत को जो उनके बेटे हैं रिश्ते में, उनको टिकट दिया गया है। वो कमर कसे हुए हैं और निरंतर अपने समाज में और दूसरे समाज में वोट की अपील कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है, क्योंकि ज़िला स्तर पे समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष, ज़िला महासचिव, ज़िला सचिव और भी कैडर और ब्लॉक स्तर के बहुत से पदाधिकारी नाराज़ हैं, क्योंकि वो कई वर्षों से इस आस में अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव के साथ लगे हुए थे, समाजवादी का बैनर उठाए हुए थे कि कहीं ना कहीं उनको टिकट मिलेगा। और उन्होंने, अवधेश प्रसाद ने 2024 की लोकसभा में जो अयोध्या से वो लड़ रहे थे, उन्होंने वादा किया था कि हम किसी आम कार्यकर्ता को यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पुनः अपने बेटे को टिकट दिलाकर कहीं ना कहीं रशाकशी का माहौल समाजवादी में खड़ा कर दिया है। अब अखिलेश यादव इस खाई को भरते हुए नजर आ रहे हैं। निरंतर वो मीटिंग कर रहे हैं और जिला स्तर के जितने भी पदाधिकारी उनको समझा रहे हैं कि किसी भी तरीके की मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है, उपचुनाव जीतना है। क्योंकि अयोध्या से जब लोकसभा अवधेश प्रसाद जीते थे तो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल तक ये मैसेज गया था कि जहां पे राम मंदिर के इशू पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की थी, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी हार गई। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। अयोध्या की सीट जब लोकसभा की गवाई थी तो उनकी काफ़ी फजीहत हुई थी और नेशनल लेवल के लीडर ने काफ़ी तौर पर उनके ऊपर कटाक्ष किया था। मगर आज योगी आदित्यनाथ अपनी प्रतिष्ठा को पुनः वापस
वापस पाने के लिए किसी भी तरीके से इस नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ और मैं मोहम्मद नबी बीदर से। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर हैदराबाद ने 10 बलून्स को साइंटिफिकली हवा में उड़ाया है और इस रिसर्च में बीदर ज़िले में अगर कहीं पर इस बलून को ज़मीन पर अगर गिर जाता है कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम से, तो बीदर की आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो लेंथ है 20 से 40 मीटर है, 200 से 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। आप कहीं पर भी अगर बीदर ज़िले में अगर ये गिर जाता है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दे सकते हैं। अगर टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये गिर सकता है, वरना इसको गिरने की चांसेस नहीं है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर हैदराबाद ने 10 बलून्स को हवा में उड़ाया है। ये साइंटिफिकली रिसर्च के लिए किया गया है। जिला अधिकारी ने एक आदेश जारी किया है। टेक्निकल इश्यूज की वजह से अगर इस बलून को अगर कहीं पर बीदर ज़िले में अगर गिरता है या ज़मीन पर नज़र आए तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना देने का आदेश जारी किया है। और ये अवाम को किसी नुकसानदा या नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर। और देहरादून से मैं हूं संचित शर्मा। एक बड़ी खबर लेकर के बात देहरादून के मौसम की करें तो देहरादून का मौसम बदल रहा है। सुबह और शाम को ठंड ज़्यादा पड़ रही है और दिन में धूप से थोड़ी राहत लोगों को मिल रही है। इस वक्त पूरे प्रदेश के अंदर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया और मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोहरे की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे वहाँ पर बर्फबारी और बरसात भी हो सकती है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए जो एजेंसियां हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि सड़कें ब्लॉक ना हो, तमाम जो आपदा प्रबंधन विभाग है, क्योंकि मौसम बदलने से उत्तराखंड के अंदर जो दुर्घटनाएं हैं वो बढ़ जाती है। वो प्राकृतिक आपदाएं की अगर हम बात करें या कहें कि जो प्राकृतिक तौर पर जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे कोई घटना ना घटे, इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के जो जिम्मेदार एजेंसियाँ हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा जाता है कि अगर मौसम बदलता है और कोई इस तरीके की घटना होती है तो तुरंत उनके पास बैकअप हो, सारा रेस्क्यू ऑपरेशन करने का जो प्लान हो वो उनके पास हो। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जारी कर दिया। और बात करें मैदानी क्षेत्रों की तो मैदानी क्षेत्रों में अधिक कोहरा रहने की संभावना बताई गई है। और बर्फ़बारी अगर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है अगले 2 दिन में तो निश्चित तौर पर जो मतदान केंद्रों में मतदान होने वहाँ पर भी इसका फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि मतदान केंद्रों तक जाने के लिए दिक्कतें होंगी। और अगर बर्फ़बारी और बरसात ज़्यादा होती है तो निश्चित तौर पे मतदान पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन व्यवस्थाएं किस तरीके की होगी वो वक्त बताएगा कि अगर इस तरीके से रहा और जो जिम्मेदार विभाग और जिम्मेदार एजेंसियाँ इसकी बात कर रही हैं कि उन्होंने तैयारियाँ पूरी कर ली हैं, वो वक्त बताएगा। और उत्तराखंड में मौसम का एक बड़ा रोल इसलिए भी माना जाता है क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिकी में जो टूरिज़्म है वो एक बड़ा धक्का लगाता है, एक बड़ा सपोर्ट करता है। क्योंकि जब मौसम उत्तराखंड का बदलता है तो निश्चित तौर पे अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे टूरिस्ट उत्तराखंड के अंदर आते हैं, फिल्म की शूटिंग्स होती है और तमाम जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो उत्तराखंड में चाहे वो धार्मिक तौर पे हो, चाहे वो घूमने के पर्पज़ से और तमाम अलग अन्य, चाहे वो मौसम को लेकर के जो स्पोर्ट्स होते हैं उनका लुत्फ़ उठाने के लिए वो उत्तराखंड आते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के मौसम का ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे थे देहरादून से। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ देहरादून से संचित शर्मा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और त्रिस्तरीय और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो है चुनाव 17, 20 और 23 फरवरी को 3 चरणों में संपन्न होगा। वहीं इस चुनाव को लेकर जो उम्मीदवार पर्चा भरेंगे वह जनताओं के बीच जाएंगे और इस निर्वाचन को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि जिस तरह से भाजपा सरकार भारी मतों से जीत हासिल की है ठीक उसी तरह नगरीय निकाय और इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत हासिल करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी कहा है कि इस बार भाजपा के साथ डटकर मुकाबला
करने की बात कही है और अधिक से अधिक भारी बहुमत से जीत कर आने की बात कही है। लगातार जो है 144 धारा लागू होने के बाद, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है सक्रिय हो गए हैं और वहीं छत्तीसगढ़ में पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे से अधिक बहुमत से जीत हासिल करने के लिए अब जुट गए हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ में आपको बताना चाहूँगा कि यह चुनाव संपन्न होने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस पार्टी को कितना बहुमत मिला है और कौन सी पार्टी एक दूसरे पार्टी से पर भारी पड़ने वाली है। पीयूष चौधरी के साथ विपत सारथी, JK 24/7 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में लगातार जो है क्राइम की घटनाएं अब निरंतर बढ़ती हुई जा रही है। ऐसे में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं, वो किसी को भी जो है जान से मारने का काम कर रहे हैं। दरअसल कल बीती रात बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में एक 25 साल के चेतन नाम के व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दरअसल पूरा मामला बल्लभगढ़ के ऊंचे गांव का है, जहां पर 25 साल के चेतन मजदूरी करता था और अपने घर वालों से 500 रुपये मांगने के बाद कुछ कपड़े खरीदने के लिए घर से निकला था, तो तभी कुछ पड़ोसियों ने मृतक चेतन की जानकारी उसके परिवार वालों को दी। परिवार वालों ने उसे अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, जहां पर अस्पताल पहुंचने के बाद चेतन को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब जो है पुलिस इस मामले की जांच की कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि आरोपी कौन थे इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि चेतन की किसी भी तरह की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो मजदूरी करता था और घर लौट आता था। लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और CCTV खंगालने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले दिनों से फरीदाबाद में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में अब प्रशासन के खिलाफ नाराज़गी साफ देखने को मिल रही है। बीते दिनों से लगातार इस तरह की वारदातें जो हैं सामने आ रही हैं, लेकिन अब एक और चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से परिजन जो है अब सरकार से ये कह रहे हैं कि सरकार, प्रशासन या फिर उनकी मदद की जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और यह भी पता लगाया जाए कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने चेतन की हत्या की थी। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।